थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इसकी एक क्लास हुई है अभी सिर्फ, जिसमें हम लोगों ने सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई समझे थे, जिसमें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, इनपुट प्राइसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। मतलब वो सारे फैक्टर्स जो ये डिसीजन लेने में हमको हेल्प करते हैं या हमारे इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कम सप्लाई करें या ज्यादा सप्लाई करें। तो आज का जो हमारा पहला फैक्टर रहेगा वो है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं टेक्नोलॉजिया, ठीक है। तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जब होता है, जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हो प्रोडक्शन को करने की, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल सा कि आटा गूंदना, पहले हाथ से जब आप करते हो तो हाथ से ठीक है मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप नहीं कर सकते हो। किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, एक मशीन बनाई गई आटा गूंदने की, बड़ी सी एक मशीन आती है, उसमें सारा आटा पानी आप डालो, गूंद गान के दे देगी वो आपको, ठीक है। वो आपकी मेहनत बचा देगी, वो सारा आटा गूंद के आपको दे देगी। तो अब देखो उस मशीन से क्या हुआ, आप 2 किलो आटा हाथ से गूंद रहे हो, ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट जो भी लग रहा है, एफर्ट्स लग रहा है। हमने कह दिया 10 किलो आटा गूंदना है, तो 10 किलो हाथ से इतना आसान नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके गूंदोगे, टाइम लगेगा। मशीन में आपने एक ही बार में, बड़ी साइज की मशीन है, 10 किलो आटा डाला, पानी डाला, गूंद गान के उसने 20 मिनट में दे दिया। मतलब जो काम आप मैनुअली कर रहे हो 8 घंटे में, वो काम मशीन 10 मिनट में कर देगी, 20 मिनट में कर देगी। तो टेक्नोलॉजी से फायदा क्या होता है, जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हो, ये आपके एफर्ट्स और टाइम दोनों सेव करता है, विच मीन आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे पाते हो। तो जब आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दोगे तो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओवरऑल प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। एक दिन में आप 100 यूनिट बना रहे हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी, लेकिन एक दिन में अगर आप 500 यूनिट बना रहे हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। 1000 यूनिट बनाने लगोगे, पर यूनिट कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके टाइम और एफर्ट्स को सेव करता है, आप सेम टाइम में ज्यादा आउटपुट कर सकते हो, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या करती है, फॉल करती है। पर यूनिट कॉस्ट फॉल करती है तो इसका मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, और ज्यादा प्रॉफिट है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है पुरानी टेक्नोलॉजी, तो जाहिर सी बात है पुरानी टेक्नोलॉजी में आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो उसके कंपैरिजन में तो हाई होगी, क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्शन कम हो, स्लो होता है। इसे तो पुराना बोला गया, नया उससे ज्यादा आउटपुट करके दे रहा है ना, जो प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होएगा, लेस होएगा। तो यहां पे सप्लाई भी क्या होगी, लेस होएगी। भाई यहाँ पे आप ज्यादा प्रोड्यूस कर ले रहे हो तो आप ज्यादा सप्लाई भी कर लोगे, यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी कॉस्ट ऐसे ही बहुत हाई है। तो ये होता है टेक्नोलॉजिया, यानी कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो अगला फैक्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। अब स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर होता है कि या तो मार्केट मोनोपोली वाली होगी, या तो मार्केट में मोनोपोली होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि मार्केट इज मोनोपोलाइज्ड, या फिर मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन होगा। या तो मोनोपोलाइज्ड होगी या फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो मोनोपोलाइज होने का मतलब मोनोपोली है, मोनोपोली होने का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर है, एक लौता सेलर है, उसके अलावा कोई है नहीं। यार जब उसकी मर्जी चलनी है तो वो क्या कर सकता है, वो सप्लाई को
रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। क्यों? सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करके वो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करेगा। आर्टिफिशियल शॉर्टेज हमने क्यों बोला, हमने सिर्फ शॉर्टेज क्यों नहीं बोला? देखो शॉर्टेज जब वाकई में चीजों की अवेलेबिलिटी कम होती है, डिमांड जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो शॉर्टेज होता है। वो ऐसा नहीं कि उसके पास है नहीं, उसके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, बट वो जानबूझ के सप्लाई को रोक रहा है ताकि डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए और एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाए। जब शॉर्टेज क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो उस हायर प्राइस पे वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा। मतलब बेसिकली वो क्या करता है? सप्लाई को रोकता है प्राइस को बढ़ाने के लिए, ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, वो जो भी बेचे उस पर ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन जहां पे कंपटीशन होता है वहां पे मेनी सेलर्स होते हैं। तो जब मेनी सेलर्स हैं, सब आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो कोई अपनी सप्लाई को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, तो यहां पे सप्लाई हमेशा जो होती है वो हाई होती है। एक तो बेचने वाले इतने ज्यादा हैं और सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो हर कोई चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बेच लें, इसलिए सप्लाई हमेशा क्या होती है? हाई होती है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री, और ये इस तरीके से इफेक्ट करता है सप्लाई को। इसके बाद आता है पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। देखो जरा, जब गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है तो याद रखना इससे इनपुट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, विच मीन कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पे याद रखो, हम सेलिंग प्राइस पे टैक्सेस लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहां पे गवर्नमेंट जब टैक्स लगा रही तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इनपुट प्राइसेस पे टैक्सेस की बात हो रही है। टैक्सेस बढ़ने से उनकी जो है क्या कहते हैं, इनपुट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है और सप्लाई कम हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया तो टैक्सेस तो हम लोग को पता है, जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है? गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती तो सब्सिडी में क्या होता है कि आपका कुछ पैसा माफ हो जाता है, आपको कुछ कम पे करना पड़ता है। तो जो प्राइसेस होते हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। प्राइसेस आपके लिए कम हो जाएंगे, याद रखना, क्योंकि आपको सब्सिडी मिल रही ना, तो आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इनपुट प्राइसेस आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको चीज सस्ती मिल रही है। उसका मार्केट में प्राइस है 100 का, गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कि आप सिर्फ 80 पे करो, 20 हम पे कर देंगे, तो हमको तो 80 का पड़ा ना। तो प्राइसेस कम होने से कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेलर अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो टैक्सेस बढ़ने से सप्लाई कम होती है और सब्सिडी मिलने से सप्लाई बढ़ती है। इसके बाद चलते हैं एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। अभी डिमांड में भी तो पढ़ा था ना, तो सप्लाई में भी होता है। सेलर भी जो है, सेलर एक्सपेक्ट करता है चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस। भाई उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बात समझो, उसने अपने पास स्टॉक बना के रख लिया है, लेकिन उसको लग रहा है यार कि आगे चल के फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। किसको लग रहा है? सेलर को। उसके पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि यार प्राइस बढ़ने वाला है। मान लो अभी प्राइस 100 है, लेकिन आगे चल के शायद ये प्राइस 120 150 ऐसे हो जाए। तो उसने कहा यार 100 पे बेच के कम प्रॉफिट में कमाने से अच्छा है थोड़ा सा रोक देते हैं सप्लाई को, स्टॉक कर लेते हैं, और जब प्राइस बढ़ेगा तब हम ज्यादा प्रॉफिट पे बेच लेंगे। भाई उसके पास तो लिमिटेड स्टॉक है ना, बस समझो, उसके पास स्टॉक लिमिटेड है। अब वो चाहे उसको कम प्राइस पे बेचे चाहे ज्यादा प्राइस पे बेचे, जाहिर सी बात है। मान लो अभी प्राइस उसका, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें कि अभी उसका प्राइस 100 है और उसमें उसका जो है प्रॉफिट है वो 20 का है। उसको लग रहा है यार फ्यूचर में यही प्राइस 130 हो गया ना, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 50 हो जाएगा।
तो अभी अगर हम अपना सारा स्टॉक खाली कर देंगे तो सिर्फ 20 रुपए प्रॉफिट पर यूनिट पे कमाएंगे। एक काम करते, रोक देते हैं, अभी थोड़ा बेचते हैं और इस प्राइस, इस प्रॉफिट पे ज्यादा बेच लेंगे। ठीक है, मान लो 100 यूनिट है तो उसने कहा ऐसा 30 यूनिट यहां बेच लो, तो यानी कि 600 का प्रॉफिट कमा लो और बाकी का 70 यूनिट यहां बेच के 3500 का प्रॉफिट कमा लो, तो ओवरऑल प्रॉफिट 4100 हो जाएगा। अगर वो पूरा 100 इस पे बेचता तो 2000 का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो पूरी सप्लाई रोक भी नहीं सकता है, सप्लाई को कम कर सकता है। तो अगर उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या करता है, करंट सप्लाई को कम कर देता है ताकि उसको फ्यूचर में बेच के हायर प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। और अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो कह रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होगा मतलब फ्यूचर में जो है प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो ऐसा है अपनी करंट सप्लाई को बढ़ा दो और ज्यादा अभी कमा लो। भाई अभी वो 20 रुपए का प्रॉफिट है, उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम हो गया तो प्रॉफिट शायद 15 या 10 ही बचे, तो 10 या 15 के प्रॉफिट पे बेचने से अच्छा है जितना खाली हो सकता है 20 के प्रॉफिट पे खाली कर दो। तो इस तरीके से इफेक्ट करता है प्राइस सप्लाई को, जब सेलर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस कैसे चेंज होगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है नेचुरल फैक्टर। तो जब हम नेचुरल फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये मोस्टली तुम्हारा जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के केस में होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो काफी हद तक उनकी जो सप्लाई वो पूरी तरीके से, काफी हद तक क्या उसकी उनकी सप्लाई तो पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड होती है। ऐसा नहीं कि बाकियों की नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको याद हो, ये हम लोग ने पढ़ा है कि इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का ज्यादातर रॉ मटेरियल जो होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है और प्राइमरी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नेचुरल फैक्टर से इफेक्ट पड़ता है। तो नेचुरल फैक्टर के इफेक्ट होने से सप्लाई पे फर्क पड़ सकता है, चाहे वो सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात क्यों ना हो रही हो। क्योंकि अगर नेचुरल फैक्टर पे असर आया है, जैसे फॉर एग्जांपल भूकंप आ गया, अब भूकंप आ गया तो पूरी नेचुरल फैक्टर्स की जो सप्लाई है वो रुक सी जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, कितनी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब वो जहां भी एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहे होंगे वो इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि वहां शॉर्टेज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है रबर, जो टायर बनते हैं या जो भी रबर हम लोग यूज करते हैं वो रबर प्लांट से आता है और रबर प्लांट इंडिया में साउथ में बहुत ज्यादा होता है। तो जिस साल सुनामी आया था तो उस साल क्या हुआ था, जब सुनामी आया तो जहां भी ये प्लांटेशन होती होगी सब पानी में डूब गए, खराब हो गए, बर्बाद हो गए, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे तो नहीं कुछ हो सकता था। तो पूरी रिवर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी। जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी तो ओवरऑल सप्लाई कहां से, भाई बिना रॉ मटेरियल के आप कैसे सप्लाई कर पाओगे, तो सप्लाई भी कम हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एग्जांपल देते हैं क्योंकि इस कंपैरेटिवली समझना और समझाना आसान होता है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहे राइस हो गया चाहे व्हीट हो गया, तो राइस चावल जो होता है ना, चावल का जब बीज बोया जाता है तो उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो ये जो बारिश का सीजन आ रहा होता है, ठीक है, तो इस टाइम पे जब खेतों में भरपूर पानी लगता है उसमें बीज बोया जाता है, फसल इतनी इतनी बड़ी होती है और फिर वहां से हटा के उसको नॉर्मल खेत में डाला जाता है और फिर वो फसल ठंडी तक पूरी तैयार हो जाती है। ठीक है, जो उनका अपना सीजन होता है। लेकिन बीज बोने के लिए आपको एक अच्छा खासा खेत जो है पानी से लबालब होना चाहिए, बीज पूरा डूबे पानी में भरपूर, ठीक है, और तब वो इतने बड़े होंगे, फिर वहां से उखाड़ उखाड़ के उनको नॉर्मल खेत में डाला जाता है। ये चीज है। तो अब ये चीज समझो कि उसको कितना पानी चाहिए। ठीक है, अब तो ठीक है बोरिंग वोरिंग है तो लोग बोरिंग के थ्रू पानी भर देते हैं। इमेजिन करो जब पूरी तरीके से आप बारिश पर डिपेंडेंट है, और अभी भी सारा फार्मर बोरिंग नहीं करा सकता है तो कुछ बारिश पे डिपेंडेंट रहता है, तो आप बारिश पे डिपेंडेंट हो। तो अगर बारिश जितनी आपको चाहिए उतनी हो गई तब तो आपकी फसल ठीक है, लेकिन अगर उससे कम हुई तो फसल को नुकसान, या उससे ज्यादा हो गई तो फसल को नुकसान, या गलत टाइम पे हो गई, फसल जब तैयार है तब हो गई तो फसल को नुकसान। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में याद रखो, अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आता है तो वहां पे जो सप्लाई होती है वो हाई होती है, फसल अच्छी हो जाएगी, सप्लाई भी भरपूर होगी। लेकिन अगर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया तो जो सप्लाई होती है
वो लो हो जाती है, फसल बर्बाद तो सप्लाई भी। ये है नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स? एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स का क्या मतलब होता है? बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे फ्यू बिग सेलर्स होते हैं। ये हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ेंगे। तो उस जो मार्केट को जहां पे फ्यू बिग सेलर्स होते हैं उनको ओलिगोपोली बोला जाता है। ये हम लोग अभी आगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जैसा अगर एग्जांपल लें, मोबाइल नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन जो इस समय अपने शहर में अगर आप देखो तो हमारे कानपुर में क्या क्या है? एयरटेल, वीआई, जियो, बीएसएनएल, चार ही तो हैं और सबके पास अच्छा खासा मार्केट का शेयर है। कोई 25% पे है, कोई 30% पे, कोई 20% पे। एक होता मैनी, जैसे अगर आपको याद हो 2011-12 के टाइम में देयर वर मैनी प्रोवाइडर्स, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, उसके बाद रिलायंस, तब रिलायंस दूसरा था, यूनिनॉर, टेलीनॉर, पता नहीं क्या क्या थे, क्या क्या डोकोमो, टाटा इंडिकॉम, ढेर सारे थे। सबके पास थोड़ा 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 शेयर हुआ करता था। साबुन और सोप में अगर आप देखो ना जाने कितनी कंपनीज हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे बहुत ढेर सारे सेलर्स होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ सेलर्स होते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन वहां पे कुछ सेलर्स हैं, ज्यादा नहीं है। अगर आप देखो कोल्ड ड्रिंक में, तो कोल्ड ड्रिंक में दो बहुत बड़े प्लेयर हैं, पेप्सी और कोक। ठीक है, और रीजनल लेवल पे कुछ एक आध होंगे, आगे होंगे, फिर भी ज्यादातर मार्केट शेयर इन लोगों के पास डिवाइडेड होता है। तो फ्यू बिग सेलर्स, तो जब फ्यू बिग सेलर्स होते हैं तो कभी कभी वो आपस में एग्रीमेंट करके अपनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक ने सोचा कि हम सप्लाई रोक दें ताकि शॉर्टेज क्रिएट हो और महंगा करके बेचें, लेकिन बाकी बेचे जा रहे तो उसका नुकसान हो जाएगा। सब आपस में बात करते हैं यार, सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाए। शॉर्टेज का मतलब जो आपकी सप्लाई है वो डिमांड से कम हो जाए, और जब शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जो भी बिकेगा वो हाई प्रॉफिट पे बिकेगा। तो वो होता है एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स, कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये कार्टेल्स फॉर्म कर लेते हैं। कार्टेल्स फॉर्म करने का मतलब होता है एक ग्रुप टाइप का, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो वो होता है एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स, और ये इस तरीके से सप्लाई को इफेक्ट करता है। और लास्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमने विटनेस किया है। कैसे विटनेस किया है? हमें याद है छोटे से जब हम लोग गांव जाते थे, तो पहले जब हम लोग गांव जाते थे तो वहाँ चीजें जल्दी कुछ मिलती नहीं थी, बहुत रेयर। नॉर्मल चिप्स दालमोट लोकल लेवल वाली मिल जाएगी, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं मिलेगी, आपको कोई अंकल चिप्स या लेज, ये पेप्सी के ब्रांड ये सब नहीं मिलेंगे, कोई बड़े ब्रांड नहीं मिलते थे, लोकल वाली चीजें मिलती थी। खुद ही हलवाई अपनी दालमोट बना बना बेच रहा है, ये सब था। दूध का पैकेट नहीं, दही बाहर की कुछ नहीं, जो घर में बना सको बस वही था। फिर धीरे धीरे जो हमने देखा कि जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, प्रोग्रेस हुआ, रोड बनी, रोड से कनेक्टिविटी बढ़ी, तो अब एक गांव है वहां पे भी एक लोग रह रहे हैं ना, लेकिन क्योंकि वो कम्युनिकेशन वहां पे इतना स्ट्रांग नहीं, मतलब कहने का कि नेटवर्क है कहीं नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, रोड है ही नहीं, कच्ची सड़क जा रही, तो कौन वहां पे लोडर, भाई जो सप्लाई होगी तो ट्रक या लोडर से जाएगा ना। तो होता क्या था, गांव वाले अपना बेचारे साइकिल निकाले, पास के जो है कस्बे में पहुंच गए, वहां जो मिला लोकल लेवल पे ला लिया, कोई बड़ा ब्रांड नहीं आ पाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, इंटरनेट, मोबाइल स्पीड, नेटवर्क अच्छे हुए, रोड्स बनी, तो कनेक्टिविटी बढ़ी। तो कंपनियों ने देखा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देखा कि यार यहाँ पे भी तो मार्केट है, यहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं, 1000 लोग रह रहे हैं ना, 500 लोग रह रहे हैं ना, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ना। भाई जहाँ लोग रह रहे हैं वहां बिकेगा,
तो वहां पे जाने लग गए। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से क्या होता है, मार्केट एक्सपैंड होती है, मार्केट एक्सपैंड होती है तो सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, तो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट, एक अच्छा कम्युनिकेशन मार्केट को बढ़ाता है। तो जैसे जैसे जो एरिया रोड और रेलवे इन सब के थ्रू कनेक्ट होता चला जाता है तो वहां पे चीजें मिलने लग जाती है। आज के टाइम पे जो अपने गांव जाते हैं तो भाई हम बचपन की बात बता रहे हैं, तब से लेके आज तक तो बहुत प्रोग्रेस आ गई है, बहुत चीजें बदल गई। अब तो हर चीज मिलती है, अब सारे ब्रांड मिलता है। वहां पे दही भी आपको बाहर मिल जाएगा, आपको पनीर भी मिल जाएगा, दूध का पैकेट भी मिल जाएगा। पहले कुछ नहीं था। तो जैसे जैसे ये बेटर होता चला गया, मार्केट एक्सपैंड होती चली गई, चीजों की सप्लाई बढ़ती चली गई। तो ये है सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को सम अप करके एक टॉपिक बनता है सप्लाई फंक्शन, जिसको आप डिफाइन कैसे कह सकते हो, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट। क्या है ये? हम लोग ने इतने फैक्टर्स पढ़े ना कि कैसे फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये सिर्फ क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं है, इनको हम एक नंबर दे सकते हैं। मतलब इस रिलेशन को हम नंबर दे सकते हैं, वही चीज सप्लाई फंक्शन है। समझो जरा, ये चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू एफ Pn। तो ये जो अब हमने जैसे लिखा है, यहां पे Sn सप्लाई ऑफ n है, F कह रहा है फंक्शनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या होता है, ये मैथ में हम लोग पढ़ते हैं x इज फंक्शन ऑफ y। जब आप ऐसे लिखते हो, इसका मतलब x और y में एक रिलेशन है, एक इक्वेशन है। अब वो इक्वेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2y या x इज इक्वल टू 2y प्लस 50, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हो सकती है। इसका ये मतलब है कि जो x है वो y पे डिपेंडेंट है, इनकी एक इक्वेशन है। अब एग्जैक्टली वो इक्वेशन क्या है वो हमें नहीं मालूम है, वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, अलग अलग प्रोडक्ट के केस में अलग अलग कुछ भी हो सकती है। ये बस इतना बताता है कि इसकी एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, x इज इक्वल टू -5 प्लस 10y, कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब आप इसको एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो फंक्शन, वो उसको ऐसे, ये मैथ का टॉपिक, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे ये f फंक्शनल रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो x है इस y पे डिपेंडेंट है, मतलब कुछ ऐसे इक्वेशन होगी। तो अगर हमने Sx इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Pn लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ये सप्लाई और कमोडिटी के प्राइस में एक रिलेशन है, जिसको एक इक्वेशन के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, Sn इज इक्वल टू Pn प्लस 5 या 2Pn प्लस 10, कुछ भी हो सकता है, या प्लस 100, कुछ भी हो सकता है। वो चीज क्या है वो हमें नहीं पता है, और उसके चक्कर में हम लोग को पढ़ना नहीं है। बस ये समझो कि सप्लाई फंक्शन ये कहता है कि सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट का हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। सबका एक साथ नहीं बनाएंगे, एट अ टाइम एक फैक्टर का हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। हमने जैसे यहां पे लिखा है ना, ये एक फैक्टर का इक्वेशन है कि सप्लाई और प्राइस का एक रिलेशन है, जो हम लोग पता है डायरेक्ट रिलेशन है कि प्राइस के बढ़ने सप्लाई बढ़ती है, उसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। तो जब भी आपसे सप्लाई फंक्शन पूछा जाएगा तो आप ये लिखोगे और यहां पे पूरा लिखोगे। ये तो हमने बस एग्जांपल के तौर पर बताया कि Sn इज इक्वल टू Pn, जहां पे Sn क्या है, सप्लाई ऑफ n, F फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, Pn मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, n एक कमोडिटी है। उसके बाद P1 से लेके Pn-1 यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। GF स्मॉल f है, गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, GT गवर्नमेंट पॉलिसी, N फॉर नेचुरल फैक्टर्स एंड सो ऑन। तो आपको ये फुल फॉर्म में लिखना होता है कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही, कि सप्लाई का इसके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, 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 इन सब के साथ सप्लाई का एक रिलेशन है, जिसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके साथ इक्वेशन भी होगी, इसके साथ भी इक्वेशन होगी। एग्जैक्टली वो क्या इक्वेशन है वो हमारा कंसर्न नहीं होता है। यही चीज हम लोग ने डिमांड फंक्शन में भी पढ़ा है कि डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट का एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। मतलब किसी भी एक डिटर्मिनेंट के साथ हम डिमांड की एक इक्वेशन बना सकते हैं जहां पे हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे और हमें डिमांड मिल जाएगा। जैसे प्राइस के साथ कि ये वैल्यू प्राइस की पुट करे तो उसके हिसाब से ये डिमांड होगी, ये इक्वेशन इनकी बनती है। तो यहां तक तो हो गया हमारा सप्लाई, उसके डिटर्मिनेंट्स और सप्लाई फंक्शन। अब जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई पहली चीज ये क्वालिटेटिव इन नेचर है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव इन नेचर होने का क्या मतलब होता है कि ये बताता है सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज। सेम यही चीज डिमांड में भी है। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज का मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, हाउ सप्लाई विल चेंज, बढ़ेगी या कम होगी ये। और इलास्टिसिटी बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि हाउ मच सप्लाई विल चेंज या हाउ मच डिमांड विल चेंज, वो होता है क्वांटिटेटिव इन नेचर। एक चीज डिमांड में भी समझा चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर, it tells how demand will change, and elasticity of demand is quantitative in nature, it talks about, it tells magnitude of change यानी कि how much a demand will change। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस के 10% बढ़ने से डिमांड 20% या 10% कम हो रही। सेम सप्लाई में भी है। लॉ ऑफ सप्लाई क्वालिटेटिव इन नेचर, इट ओनली टॉक्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ चेंज, इट प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो रही है। इट ओनली टॉक्स अबाउट डायरेक्शन, हाउ सप्लाई चेंज, इट डज नॉट टॉक अबाउट हाउ मच। तो यहाँ हाउ मच वाला कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए। तो जो हम लोग स्केड्यूल बनाते हैं डेटा वो रैंडम होता है, वो इलास्टिसिटी को फॉलो नहीं करते, वो नॉर्मल होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, एक लाइन तो लिखनी है ना हम लोगों को, अदर थिंग रिमेनिंग सेम। और सबको पता है ये अदर थिंग रिमेनिंग सेम किसको रिप्रेजेंट करता है? ये अदर थिंग रिमेनिंग सेम रिप्रेजेंट करता है सेटरिस पैरिबस को, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं अजम्पशन। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अजम्पशंस। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग सेम, यानी कि अजम्पशन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ये एक वन लाइनर के टर्म में, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी and its supply. Mean with rise in price, supply rises, and with fall in price, supply falls। ये चीज, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। जहां पे अजम्पशन, कभी भी लॉ लिखोगे विदाउट अजम्पशन लिख नहीं सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लॉ अजम्पशन के बिना चलते नहीं है। अजम्पशन में बाकी के सारे फैक्टर्स है, 11 से 12 चैप्टर्स फैक्टर्स पढ़े, 11 फैक्टर्स, सॉरी 11 फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें एक प्राइस हो गया तो बाकी के 10 फैक्टर्स को आप क्या मान लेते हो कि सेम है। जैसे कि गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। टेक्नोलॉजी सेम रहनी चाहिए, प्राइस ऑफ इनपुट सेम रहने चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम रहने चाहिए। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल रहे, ठीक है, उसमें कोई खास चेंज नहीं आना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें सेम रहनी चाहिए। तो वो अजम्पशन है जो हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ सप्लाई।
अब ये लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। इतना तो हम लोग ने सीख ही लिया है कि डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अभी ग्राफ नहीं बना रहे हैं, वो लॉ सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर वो सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ एक टॉपिक और कराते हैं, तो एक टॉपिक और करते हैं और वो है रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। कि लॉ ऑफ सप्लाई क्यों एप्लीकेबल होता है, क्यों ज्यादा प्राइस पे सप्लाई ज्यादा होती है, वाई प्रोड्यूसर सेल मोर एट हायर प्राइस। तो पहला रीजन है हाई प्राइस मींस हाई प्रॉफिट, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं जब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में प्राइस को एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप कॉस्ट को सेम मान लेते हो तो प्राइस ज्यादा होने का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपकी कॉस्ट वही है, कॉस्ट आपकी 100 है, तो अब अगर प्राइस आपका 120 है तो प्रॉफिट 20 का, ठीक है ना। प्राइस अगर 150 है तो प्रॉफिट 50 का। तो हाई प्राइस मींस हाई प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ा देता है। पहला रीजन तो सिंपल सही है कि हाई प्राइस होने का मतलब है हाई प्रॉफिट, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लाई को बढ़ा देगा कि इस हाई प्रॉफिट पे ज्यादा बेच लो, अपने हर यूनिट पे ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। दूसरा होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सिर्फ एग्जिस्टिंग सेलर को मोटिवेट नहीं करता है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। हाई प्रॉफिट्स अट्रैक्ट्स न्यू सेलर्स। मान लो हम एक इंडस्ट्री में, हम जूते बेच रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई मेरी बढ़ा दी हमने क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। तो हम तो एग्जिस्टिंग थे, तो ये पहला पॉइंट एग्जिस्टिंग सेलर के लिए है, ठीक, पहला पॉइंट एग्जिस्टिंग सेलर के लिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक दूसरा सेलर है, बाकी के सेलर जो कुछ और बेच रहा था, लेकिन उसने क्या देखा, यार ये इसमें ज्यादा पैसा है, वो स्विच कर गया और वो आ गया। तो नए सेलर्स आने से क्या होगा, सेलर्स अगर बढ़ेंगे, बेचने वाले बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी। पहले 10 बंदे थे, अभी 1000 बंदे हैं, तो सप्लाई तो ऐसे ही बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए सप्लाई बढ़ जाती है हाई प्राइस पे। दो रीजन समझ गया, एक ये एग्जिस्टिंग सेलर्स सप्लाई बढ़ाता है ज्यादा प्रॉफिट के लिए, और दूसरा नए सेलर्स भी आ जाते हैं हाई प्रॉफिट को देख के, इसलिए सप्लाई बढ़ जाती है। तीसरा और आखिरी पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो हम सप्लाई कर्व को कहते हैं ना, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व क्या होता है, ये हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे कि सप्लाई कर्व क्या होता है। ये मार्जिनल कॉस्ट होता है, अपवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है। ये आगे एक चैप्टर है, चैप्टर 11, वहां पे पढ़ाएंगे कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो बढ़ रहा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होता है, मतलब पहले वो फॉल करता है फिर वो बढ़ता है, तो मिनिमम के बाद वो बढ़ता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, जो बढ़ने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट यूनिट के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हो, मतलब अगर आप आउटपुट बढ़ा रहे हो, तो विच सिंपली मीन कि मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ही को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो अगर आप 10 यूनिट से 100 यूनिट पे जाना चाहोगे, क्योंकि हम बात करें 10 यूनिट से आप 100 यूनिट पे जाना चाहोगे, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको प्रॉफिट अगर कमाना है तो इतना प्राइस होना चाहिए ना कि मार्जिनल कॉस्ट को कवर कर ले। तो हाई प्राइस पे, जब प्राइस हाई होता है तभी आप सप्लाई को बढ़ाते हो, क्योंकि जब आप सप्लाई को बढ़ाते हो तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, हाई होती है।
तो हाई प्राइस तुम्हें इतना इंसेंटिव दे देता है कि आप अपनी हाई मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप कर लो। इमेजिन करो अगर आप लो प्राइस पे बढ़ाओगे, अगर आप लो प्राइस पे अपनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो मार्जिनल कॉस्ट तो वैसे ही बढ़नी सप्लाई के बढ़ने से, तो होगा क्या कि आपका प्राइस कम होगा और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, तो आपको लॉस होगा। तो कोई भी सेलर लॉस में थोड़ी काम करना चाहेगा, तो वो चाहेगा कि प्राइस कम से कम जब हाई होता है तो हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप कर लेंगे। जब प्राइस हाई होता है तो हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40। तो इसी को हम सप्लाई, ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। वो 10 यूनिट तभी सप्लाई करेगा जब प्राइस उसका 10 या 10 से ज्यादा होगा। अगर प्राइस 10 या 10 से कम है तो कभी 10 यूनिट बनाएगा ही नहीं। समझो बात। तो अगर हमने बात करी कि यार 30 यूनिट कब सप्लाई करोगे, तो जब उसका प्राइस 30 या 30 से ज्यादा पहुंचेगा। तो इस प्राइस पे वो कभी ये नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो प्राइस से बहुत ज्यादा होगा, जो कि उसके लॉस में आ जाएगा। तो तीसरा रीजन सेलर हमेशा हायर प्राइस पे ही सप्लाई क्यों बढ़ाता है, क्योंकि जब वो सप्लाई बढ़ाता है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है। तो हाई प्राइस पे वो अपने प्राइस से मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप कर सकता है, मतलब अपना प्रॉफिट कमा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये 3 रीजन है लॉ ऑफ सप्लाई के एप्लीकेबल होने के। और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सप्लाई कर्व और सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई शेड्यूल और इनका आपस में कैसे डेरिवेशन होता है वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से 3 क्लासेस और लगेंगी अभी सप्लाई को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो 3 क्लासेस में सप्लाई को कंप्लीट करते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। चलो पैकअप करते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लो।